नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण पोर्शन की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 7। इससे पहले हमने क्लास नंबर 6 देखी थी। हमारा जो चैप्टर था जंतु जगत और वनस्पति जगत पर बेस्ड पेड़ पौधे और जंतु आपका चैप्टर चल रहा था। उसी से ही संबंधित हमने कोशिका और उसके कुछ प्रश्न भी देखे थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 7 के अंतर्गत सब्जी जो है उनके नाम, रंग, स्वाद या गंध उससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ पादप जगत, पादप हार्मोन और जंतु जगत जो है इसके प्रकार प्रकार का मतलब उसमें जो संघ आते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है पेड़ पौधे और जंतु वाला, ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के जो चैप्टर हैं अगर आप देखेंगे, मैं पीछे आपको कोर्स में दिखाऊं तो आगे के जो चैप्टर हैं इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, तो ये सब आप सोच रहे होंगे कि काफी समय से कम समय है और अभी तक केवल 4 ही चैप्टर जो है हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। जो मेन फोकस जहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी आगे जहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते उनको हम एक साथ जो है वो देख लेंगे एक एक दिन में। और बाकी कोर्स में ये सारी चीज़ें भी आपकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सब्जी हैं उनके नाम और उसमें रंग या गंध या स्वाद जो है वो किस कारण से होती है। तो सबसे पहला, मूली में जो तीखापन होता है वो होता है आइसोसाइनेट के कारण। टोटल यहाँ पर जो है 21 नाम है, आप एकदम रट लीजिएगा। ये सभी जो है अगर आप यूपी टेट में ना देखें, सुपर टेट में देखें तो वहां भी जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका, मिर्च में जो चटपटाहट होती है वो किसके कारण होती है, तो कैप्सेसिन के कारण होती है। सलजम में जो है जो चरपराहट होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। सलजम में चरपराहट। खीरे में जो कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में यानी यूपी टेट के नहीं और जो पेपर होते हैं उनमें पूछा भी जा चुका है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन जो है उसके कारण होती है। प्याज में जो गंध होती है वो होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में जो है वो गंध होती है। लहसुन में जो गंध होती है वो होती है एलाइसिन के कारण। और डिटेल में नाम है डाई एलाइल डाइसल्फाइड, या आप केवल एलाइसिन जो है यही याद रख सकते हैं, काफी होगा। अगला, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है, तो ये होती है मेमर्डिकोसाइट टेट्रासाइक्लिक ट्राई टर्पाइन। ये जो है करेले में कड़वाहट। अगला आपका, पीपर में जो है वो गंध किसके कारण होती है, तो ओजिल यूरेसिन जो है इसके कारण होती है पीपर में गंध। आलू का जो हरा रंग होता है, हरापन होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो सोलेनिन के कारण होता है। ये भी पूछा जाता है 9 नंबर वाला। आलू का जो हरा रंग होता है, हरापन होता है, वो सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग बहुत पूछा जाता है। ये जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है, याद जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका 11 नंबर ना करके 1 2 3 से फिर से आपका जो है वो है। तो पहला, फिर प्याज में पीला रंग, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है क्वेरसिटीन के कारण प्याज में पीला रंग। प्याज में लाल रंग, आपने पीला शायद ना भी देखा हो पर लाल जरूर देखा होगा। तो ये किस कारण होता है, तो ये कैप्सिनिथिन के कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है, यही आपका जो रीजन होता है वो आपका मिर्च में लाल रंग का भी होता है, यानी कैप्सिथिन। आपको एक साथ दो में याद करने में हेल्प मिलेगी, प्याज में लाल रंग और मिर्च में लाल रंग। हल्दी में जो पीला रंग होता है ये होता है कुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। अगला आपका, गाजर में लाल रंग बहुत पूछा जाता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग भी पूछा जाता है, जो कि आपका कैरोटीन के कारण होता है। जो ये बहुत पूछे जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि अधिकतर जो पेपर बनते हैं इधर उधर के प्रीवियस ईयर से अधिकतर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। अरबी में जो कनकनाहट होती है ना, वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। अरबी में कनकनाहट। तिलहन के तेल का पीला रंग जो है वो कैरोटिनाइज्ड जो है, एलाइल आइसोथायोसाइनाइड इसका पूरा नाम। तो कैरोटिनाइज्ड आप याद रख सकते हैं, इसके कारण होता है तिलहन के तेल का पीला रंग।
नवा आपका सूरजमुखी के तेल में कसैलापन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन के कारण। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन। अगला आपका और लास्ट आपका, चने की पत्ती में जो खटास होता है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड के, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जो है वो होता है। तो ये सभी आपके नाम हुए। इसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको खुद से लग रहे हैं या तो वो याद रख सकते हैं, या तो 20 नाम है टोटल, 9 उधर थे 10 या ये, तो वो छांटने से अच्छा है कि एक साथ सभी याद कर लीजिए। ये हो गए सारे। अब हम बात करते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं विषाणु के बारे में। एक्चुअल में ये जो जीवाणु विषाणु है ये सभी अभी हम आपको बताएंगे कि किसके अंतर्गत टाइप में आते हैं। और यहीं पे अगर बता दें तो पादप जगत जो है उसके अंतर्गत जो टाइप बटे हुए हैं उसके अंतर्गत आपका शैवाल, कवक, जीवाणु ये सभी आते हैं। पर इनके बारे में हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। कैसे? सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि विषाणु की जो खोज है वो किसने की? तो ये जो है वो इवानोवस्की ने जो है वो विषाणु की खोज की थी। खोज कब की थी? तो 1892 ईस्वी में की थी। और तंबाकू के मोजेक रोग पर जो है खोज के समय जो है इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन एक यहाँ से ये आता है विषाणु से कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? विषाणु को जो है वो कहा जाता है सजीव और निर्जीव जो है इसके बीच की कड़ी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी प्रकृति होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों होती है। बाकी और ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। इससे पहले वाली क्लास में विषाणु जो है उनसे संबंधित जो रोग हैं उन पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, इस टाइप वाले उनको जरूर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बस इतना हम बता रहे हैं। फिर बात करते हैं आपका जीवाणु के से पहले कवक के बारे में। देखिए कवक जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंगी कहते हैं। कवक का अध्ययन सबसे पहले पूछा जाता है, तो बताइए क्या कहते हैं कवक के अध्ययन को? तो आपको मैंने शायद पहले बताया भी होगा, माइकोलॉजी कहते हैं। MYCOLOGY। इसके अलावा जो कवक में संचित भोजन होता है ना वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ये ध्यान रख सकते हैं। कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये आप याद रख सकते हैं। और कवक जो पौधे होते हैं उसमें गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। कवक से संबंधित रोग कौन कौन से? जैसे कि आपका गेहूं का किट्टू रोग होता है, गेहूं का ढीला स्मट रोग होता है, गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है, मूंगफली का टिक्का रोग होता है, आलू का मस्सा रोग होता है। ऐसे बहुत से रोग होते हैं पेड़ पौधे से संबंधित। तो ये हो गया आपका कवक के बारे में, बस इसमें इतना ही। अब बात करते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। कब की थी? तो 1683 में जो है वो की थी। सन नहीं पूछा जाता है, अधिकतर नाम ही पूछा जाता है। और एरनबर्ग जो हैं उन्होंने इसको बैक्टीरिया नाम दिया था। अगर नाम पूछा जाए किसने दिया था बैक्टीरिया, तो किसने दिया था? एरनबर्ग ने। और इसी से संबंधित एक और पॉइंट, आप लुई पास्चर का नाम याद रख सकते हैं। जो लुई पास्चर थे इन्होंने 1876 में जो है बताया था कि जीवाणुओं के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है जीवाणु से ही संबंधित, वो ये कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच जो थे इन्होंने क्या किया था? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका बैसिलस होता है, छड़ाकार जिसको हम कहते हैं, गोलाकार होता है आपका, सर्पिलाकार होता है, जिसमें ये सभी जो मैंने नाम बताए इनसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं, एक टाइप होता है एजिटोबैक्टर।
एजोटोबैक्टर, ये जो है आपका, और इसके साथ साथ एजोस्पाइलरिम होता है और एक क्लॉस्ट्रिडियम होता है। पूरा नाम होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी करके। तो क्लॉस्ट्रिडियम एजोटोबैक्टर, ये जो जीवाणु की जातियां होती हैं, ये मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनके बीच स्थित वायु जो होती है उसके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ N2 स्थिरीकरण। यहाँ पर साथ में क्लास्ट्रीडियम भी लिख दे रहा हूँ, CLOSTRIDIUM। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं आपके। मिट्टी के कणों के बीच ही जो है वो वायु के जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाणु की जो जातियां होती हैं वो लेग्विमिनोसी, जिसे हम मटर कुल के अंतर्गत देखते हैं, मटर कुल का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में रहते हैं, और ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं वायुमंडलीय N2 जो है उसका स्थिरीकरण। इस टाइप से आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जीवाणु से संबंधित कुछ और पॉइंट है, इन सभी चीजों को हम रफ कर रहे हैं। तो एक और पॉइंट है, वो है आपका पाश्चुरीकरण। दूध जो होता है उसको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण की खोज कब हुई थी? 1856 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लुई पाश्चर के द्वारा जो है वो हुई थी। लुई पाश्चर के द्वारा जो है वो हुई थी। इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है जो दूध होता है उसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक जो है वो गर्म करते हैं। और ये जो टाइप आता है वो आपका आता है LTH में। LTH का मतलब क्या है? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। और एक और होता है जिसमें हाई टेम्परेचर भी होता है, और वो होता है 71.7 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है 15 सेकंड के लिए, वो मिनट था ये सेकंड है, और ये होता है HTHT, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसे हम जो है वो कहते हैं। तो ये पाश्चुरीकरण इन दो टाइप से जो है वो होता है। नाम ध्यान रखिएगा, लुई पाश्चर जो है उन्होंने की थी खोज, कब की थी? 1856 में की थी। सन भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका जीवाणु का यूज दूध के पाश्चुरीकरण में। और आपका यूज होता है चर्म उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जो है वो जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं चमड़ा कमाना, टैनिंग कहते हैं इंग्लिश में। एक और आपका होता है पॉइंट, उसमें क्या होता है कि जो अचार है, मुरब्बा है, शरबत जो है, उसमें आप देखते हैं गाढ़ी चाशनी है, उसमें अधिक नमक में हम रखते हैं। क्यों? ताकि जो जीवाणुओं का संक्रमण होता है ना, अचार खराब हो जाता है आप कहते हैं, तो जीवाणुओं का जो संक्रमण होता है, जैसे ही हो तो जीवाणुओं का क्या हो जाए? जीव द्रव्य संकुचन हो जाए, और जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अचार या मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब जो है वो नहीं होते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचन जो है वो भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं प्लास्मो, PLASMOLYSIS, प्लास्मोलिसिस। प्लास्मोलिसिस कहते हैं इसे, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारी चीजें हो गई जीवाणु से संबंधित, इसमें इतना ही। बढ़ते हैं अब हम हमारे पादप जगत की तरफ। और पादप जगत जो है
इसमें जो टाइप्स होते हैं वो आपको एकदम क्लियर होंगे, तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ से कर ले जाएंगे। साथ ही साथ चीजें समझ आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग आप अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, कोशिश हम कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते जाए, ताकि ना केवल यूपी टेट में आपको हेल्प करें, सुपर टेट में भी अच्छे से जो है आप चीजों को अभी से पढ़ लेंगे तो आपका बोझ जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, जो पादप जगत है उसका ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले टाइप अगर बात करें तो आपका होता है अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ये जो है वो पादप जगत की बात की जा रही है, पेड़ पौधों की बात की जा रही है। जंतु जगत इसके बाद हम बात करेंगे। अपुष्पोद्भिद जो है उसके अंतर्गत टाइप होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पुष्पोद्भिद जो है उसमें नग्नबीजी और आवृतबीजी। अब इसमें भी टाइप देखिए, जो थैलोफाइटा है उसके अंतर्गत होते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। और जो आवृतबीजी होते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी दो टाइप हैं, उसमें भी जो आवृतबीजी होते हैं उसके टाइप होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यहाँ से क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आते हैं। अब देखिए, इसी चार्ट में ही हम एक एक पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताते चलेंगे, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। पूरा हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं देना है, हमें बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं आप पुष्पोद्भिद में सबसे पहले थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का आप कहेंगे सबसे बड़ा समूह होता है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो यही आ सकता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, थैलोफाइटा है। जंतु जगत का अलग होता है, इस चीज को समझिएगा। जंतु जगत का जो है अलग होता है, पर वनस्पति जगत का अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा समूह होता है आपका थैलोफाइटा। ये जो समूह होता है, इसी में आप देख रहे हैं शैवाल भी है, इसी से एरो लग के है, इसी में कवक भी है, इसी में जीवाणु भी है। यानी आप क्या कहेंगे, शैवाल का जो संबंध होता है वो थैलोफाइटा से होता है। शैवाल का अध्ययन जो है उसको हम क्या कहते हैं बताइए आप। तो शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। PHYCOLOGY। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। बाकी कवक और जीवाणु मैंने अभी बता दिया स्टार्टिंग में, और इससे पहले रोग वोग मैं पिछली क्लासेस में आपको करा चुका हूँ। तो शैवाल के बारे में एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बाकी थैलोफाइटा में और अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना है तो ये जो समूह के पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सुकाय होता है, जिसको हम कहते हैं थैलस। यानी कि पौधे, जड़, तना, पत्ती इनमें बटा हुआ नहीं होता है, और इसमें जो है वो संवहन ऊतक नहीं होता है, ये भी याद रख सकते हैं। तो थैलोफाइटा में केवल इतना सा है। क्वेश्चन अधिकतर जो पूछा जाता है वो वनस्पति जगत का करके, जो मैंने बताया सबसे बड़ा समूह, वहां से पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं आपका ब्रायोफाइटा के बारे में, जो कि आपका अपुष्पोद्भिद में दूसरा टाइप है। ब्रायोफाइटा जो है, जो स्थलीय पौधे होते हैं ना उनका समूह होता है। इसमें बहुत सारी जातियां, लगभग 25,000 जातियां जो है वो इसमें शामिल होती हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा से एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इसे किस और नाम से जाना जाता है। तो एम्फीबिया वर्ग जो है, एम्फीबिया वर्ग, इस समुदाय के जो पौधे होते हैं ना वो मृदा अपरदन जो है, मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको रोकने में सहायता जो है वो करते हैं, और इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी जो है वो कहा जाता है। तो बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा जो है, इस समूह के जो पौधे होते हैं वो नमी, छायादार स्थान, जंगल, पहाड़, इन पर आपको देखने को मिलते हैं। और इनके पौधों का जो शरीर होता है, जड़ होती हैं, तना होता है, शाखा होते हैं, पत्तियां, इन सब में बटा होता है। इसके साथ साथ इसमें जो संवहन ऊतक हैं वो भी जो है आपके होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होते हैं, थाइलोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं। ऊतक का कहने का मतलब, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम मैंने बताया था आपको। जाइलम जल ले जाने का कार्य करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थ, या फ्लोएम से फल याद रख सकते हैं, तो उससे आप कह सकते हैं भोज्य पदार्थ ले जाने का काम। तो वो सभी जो है वो आपके टेरिडोफाइटा में होते हैं। तो ये आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ अपुष्पोद्भिद वाला। बढ़ते हैं अब हमारे पुष्पोद्भिद की तरफ, जिसमें सबसे पहला टाइप है आपका नग्नबीजी। अच्छा, एक चीज को आप यहाँ पर भी समझते हुए चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, अपुष्पोद्भिद।
किसी भी चीज के आगे आ लग जाए मतलब वो चीज उसमें नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे पुष्पोद्भिद के आगे क्या लग गया है, आ लग गया, यानी कि इसमें पुष्प नहीं है। तो जो अपुष्पोद्भिद होते हैं, इस वर्ग के पौधों में पुष्प और बीज नहीं होते हैं, तो उस आधार पर इनको जो है इसमें बांटा गया है। पुष्पोद्भिद में इसमें क्या होता है, इस समूह के जो पौधे होते हैं पूरी तरीके से विकसित होते हैं। सभी पौधों में फूल, फल, बीज सारी चीजें होती हैं। तो इस समूह के पौधों को इस आधार पर नग्न बीजी और आवृत्त बीजी, इन दो भागों में जो है वो बांटा गया है। नग्न बीजी को जो है वो जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत्त बीजी को जो है एंजियोस्पर्म कहते हैं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नग्न बीजी की। और जैसे कि इसका नाम आवृत्त बीजी है, ऐसे ही नग्न बीजी को ही अनावृत्त बीजी भी जो है वो कहते हैं। अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी जो है, इसके जो पौधे होते हैं वो काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लंबे होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। परागण की क्रिया इनके उसमें वायु के द्वारा होती है। और जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिकोया, सिकोया सेम्पर विरेंस। सिकोया सेम्परविरेंस जो है, ये वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसी को ही कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और सबसे छोटा जो अनावृत बीजी पौधा है या नग्न बीजी पौधा है, उसका नाम है जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया, ये सबसे छोटा जो है वो अनावृत बीजी पौधा है। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखें इनका कहाँ का यूज होता है, तो जैसे कि वाष्पीय तेल के रूप में चीड़ का जो पेड़ है उससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी से जो है वो सेड्रस तेल निकाला जाता है। जूनीपेरस की लकड़ी से जो है वो सेडर कास्ट तेल मिलता है। तो वाष्पीय तेल के रूप में आप ऐसे याद रख सकते हैं। चमड़ा जो है वो बनाने में, स्याही बनाने में जो है वो काम आता है टैनिन का। टैनिन मैंने अभी बताया था आपको ना, टैनिन का मतलब चमड़ा जो है उसी को हम टैनिन कहते हैं। टैनिंग मैंने बताया था, जो चमड़ा कमाना होता है उसे निकालना होता है, उसको कहते हैं हम टैनिन। तो वही टैनिन में भी आपका जो है यूज आता है। इसके अलावा भोजन के रूप में जो है साइकस के जो तने होते हैं ना, उनसे मंड निकाल कर खाने वाला जो साबूदाना है वो बनाया जाता है। लकड़ी भी यूज आती है, जैसे चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, इन सभी की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो वो सभी आपके इस नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी में जो है वो आ जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे दूसरे, जो कि आपका है आवृत बीजी। आवृत बीजी, ये जो उप समूह के पौधे होते हैं उनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। और इस जो पौधे होते हैं उसमें जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी तरीके से पूरी तरीके से विकसित होते हैं। और जो इस उप समूह के पौधे हैं उनमें बीज में बीज पत्र भी होता है। और बीज पत्र की संख्या के आधार पर ही इनको दो और भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीज पत्री क्या होता है, उन पौधों को हम एक बीज पत्री कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके नाम से मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है। ये सभी आपके किस कुल में आते हैं, तो ग्रेमिनेसी जो है कुल में आते हैं। तो ये सभी आपके एक बीजपत्री में जो है वो आते हैं। इनमें भी अलग अलग कुल बटे होते हैं, जैसे कि पालमी जो कुल होता है उसमें सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर वो सभी आते हैं। लिलिएसी जो है उसमें लहसुन प्याज आता है, वो सब एक बीजपत्री में आते हैं। बस आपको मेन बेसिक से याद रखना है, जिनमें सिर्फ एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री पौधों में आता है। फिर आपका द्विबीजपत्री, नाम से स्पष्ट है, यानी कि इस वर्ग के पौधे जिनके बीज के बीजों में जो है वो दो पत्र होते हैं। इनका कुल के भी अलग अलग नाम होते हैं, उनमें भी अलग अलग पौधे होते हैं, जैसे कि मूली, सलजम, सरसों जो है आपका क्रूसीफेरी में आता है। मैंने कुकुरबिटेसी स्टार्टिंग में बताया था, तो उसमें तरबूज,
खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, ये सब आता है। तो इनमें भी बहुत अलग-अलग लिस्ट है, तो उतना डिटेल में हम जाएँगे तो फिर आप जो याद है वो भी भूल जाएँगे। तो अच्छा इसमें ये है कि एक बीजपत्री में कम एग्ज़ाम्पल होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए, जो बाकी बचेंगे वो द्विबीजपत्री में आ जाएँगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ, जो कि आपका है पादप हार्मोन। अभी हम बात कर रहे थे पादप जो है वो जगत के अंतर्गत जो संग बाँटे गए हैं उसकी। तो टोटल ये 5 होते हैं पादप हार्मोन। कौन-कौन से? एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है वृद्धिरोधक हार्मोन और एक होता है एथिलीन। एक-एक करके जानते हैं, थोड़ा-थोड़ा जानते हैं, जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ऑक्सिन की खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी, सरल सा नाम है डार्विन, इसलिए मैंने बताया। काम क्या होता है इस हार्मोन का? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ऐसा ना हो आप ऐसे चीज़ को समझिए कि जैसे ये पेड़-पौधा है, ये तुलसी का जो है वो पेड़ है, इतना बड़ा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब क्या है कि एक लिमिट है उस चीज़ की, पौधे की। तो ऐसे याद रखिए कि ऑक्सीजन ऑक्सिन को थोड़ा-सा कैसे ऑक्सीजन से जोड़िए। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? उसको मिल रही है, पेड़-पौधे को मिल रही है ऐसे वैसे तो पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, परंतु समझने के लिए कि ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए उसकी जो वृद्धि है, वो नियंत्रित हो रही है। तो ऐसे ऑक्सिन को याद रख सकते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। और ये जो इतना सा केवल आप याद रख सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा याद रखना है तो ये खरपतवार को नष्ट करता है, फसलों को गिरने से बचाता है। इसका निर्माण पौधों के जो ऊपरी हिस्से होते हैं, उनमें अधिकतर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं। दूसरा आपका है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज की थी वैज्ञानिक कुरोसावा ने। तो कुरोसावा ने की थी। काम क्या होता है उसको आप याद रखिए। ये क्या करता है, जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा कर देता है। जैसे कोई पौधा है इतना छोटा सा है तो इसको क्या कर देता है? लंबा कर देता है, ऐसे समझिए। तो कि क्या है, देखिए जबरा कर देता है। जबरा क्या होता है? उसकी गर्दन लंबी सी होती है ना, तो उससे समझिए कि बौने पौधे को क्या करता है? लंबा कर देता है। फूल बनाने में यह मदद करता है। बीज जो होते हैं ना, बहुत से आप जब बीज देखते हैं कि ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप मिट्टी में उसको लगाते हैं, तो ये हार्मोन क्या करता है? उसको अंकुरित जो है वो करने में प्रेरित करता है। ये आप कह सकते हैं। जब लंबा कर रहा है पेड़-पौधों को, तो ज़ाहिर-सी बात है जो बीज है उसको भी लंबा करेगा, तो उसको भी अंकुरित करने का काम करेगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और अगर कृत्रिम रूप से आप इसका छिड़काव करेंगे ना, तो ये क्या करता है? बड़े आकार के फल और जो फूल है उनका उत्पादन जो है वो करता है। जिब्रेलिन हो गया। फिर है साइटोकाइनिन। इसकी खोज की थी मिलर ने। इसका जो काम होता है वो प्राकृतिक जो ऑक्सिन है, प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सिन है इसके साथ मिलकर काम होता है। ऑक्सिन का काम बताया, पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला। और ये जो है ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है आपका साइटोकाइनिन। और आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी जो है ये सहायता करता है। फिर आपका वृद्धिरोधक हार्मोन, नाम में वृद्धिरोधक है। तो ये जो है आपका खोज किसने की थी? खोज की थी कांस और एडिकोट। बाद में वेरिंग ने खोज की थी। नाम खोजकर्ता के बहुत से हैं, कहाँ तक याद रखेंगे, केवल बता दिया मैंने। आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये जो है वृद्धिरोधक हार्मोन होता है, यानी कि बीजों को ये सुषुप्तावस्था में रखता है। पत्तियाँ जो होते हैं उनके विलयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे? पेड़-पौधों को फलने-फूलने का काम कर रहा है। ये जस्ट अपोजिट कर रहा है, वृद्धि रोधक है ये। तो ये क्या कर रहा है? जो बीज है उनको सुषुप्तावस्था में रखता है। मैंने बताया ना कि बीज आप जब चाहें तब वो जो है वो जर्मिनेट हो, इसीलिए जब हम मिट्टी में लगाते हैं, ऐसा ना हो पैकेट में रखे-रखे जर्मिनेट हो जाएँ। तो इस चीज़ को समझिए, वृद्धि-रोधक हार्मोन भी ज़रूरी है। लास्ट आपका एथिलीन। एथिलीन आपकी एक गैस होती है, तो ये हार्मोन भी आपका ऐसा होता है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है और फलों को पकाने में जो है इसकी सहायता होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, फलों को पकाने में जो है ये सहायता करता है। तो पादप हार्मोन हमारा खत्म, पादप जगत वाला पूरा संघ खत्म। बढ़ते हैं अब हम जंतु जगत की तरफ। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि जितने भी छात्र यूपी टेट की परीक्षा देंगे उन तक वीडियो पहुंचता रहे। तो जंतु जगत टोटल 10 संघ आपके हम देखेंगे और ये 10 संघ के बाद ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। और एक लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो जंतु जगत में सबसे पहला संघ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। तो ऐसे जीवधारी जो क्या हो? छिद्र युक्त हो, ऐसे समझिए। पॉरीफेरा का मतलब ही होता है छिद्र युक्त।
हम बात कर रहे हैं किसकी, जंतु की। तो अब जो भी चीजें अप्लाई होंगी किस पे होंगी, जंतु पे। अभी तक जैसे हम देख रहे थे पेड़ पौधों पर अप्लाई हो रही थी, अब जंतु पर अप्लाई होगी। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन एक कराया था पिछली क्लासेस में, आपको याद होगा कि ये अचल जीव होते हैं जो किसी ना किसी आधार जो होता है उससे चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं ये शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से ही इनको शरीर में जो है जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, भोज्य पदार्थों का संचरण होता है पॉरीफेरा में। और इनको हम सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो इस संघ के जो जीव जंतु हैं वो समुद्री आवास में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से या उसकी मुख्य विशेषता से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जैसे कि साइकॉन हो जाएगा, और आपका यूप्लेक्टेला हो जाएगा, और स्पॉन्जिला। तीन नाम है, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला और साइकॉन, ये सभी पॉरीफेरा में आते हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं जो कि आपका है सीलेंट्रेटा। ये आपके जलीय जंतु होते हैं, किसके, सीलेंट्रेटा के। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा भी पाई जाती है, और इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है, आंतरिक परत, बाह्य परत। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, जो कि बहुत पूछा जाता है सीलेंट्रेटा का, हाइड्रा। और आपका जेलीफिश जो है वो इसी में आता है, आपका कोरल इसी में आता है। तो सीलेंट्रेटा में ये सभी आ जाएंगे। मैंने बताया ना जलीय जंतु हैं, तो उससे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना चाहें तो सीलेंट्रेटा में क्या वर्ड है, सीलन वर्ड है। जहां पर भी जल होता है, जैसे कहते हैं ना दीवालों में सीलन आ गई, तो जल हो, जली के कारण तो आती है। तो ऐसे याद रखिए सीलेंट्रेटा को भी कि वो जो है वो जलीय जंतु से संबंधित होता है सीलेंट्रेटा। तीसरा आपका है प्लेटी हेलमिंथीज। ये जो है इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है, यानी शरीर का जो दायां और बायां भाग होता है उसकी संरचना इनमें समान होती है। और आपका इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठधारी और चपटा होता है, इसीलिए इनको चपटे कृमि के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। चपटे कृमि के नाम से भी जो है वो इन्हें जाना जाता है। इसमें एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका प्लेनेरिया है, तो वो आपका इसी में आता है। लिवर फ्लूक जैसे परजीवी जो है वो इसमें आते हैं। ये हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथेस। अब इसमें भी आप देखिए क्या वर्ड है, प्लेट वर्ड है। प्लेट आप देखेंगे सीधे प्लेट और उल्टा प्लेट ऐसे रखिए, तो दोनों साइड क्या होता है, लगभग समान होता है। तो ऐसे इनका जो शरीर मैंने बताया ना द्विपार्श्व होता है, यानी शरीर का बायां और दायां भाग उसकी संरचना समान होती है। ऐसे एक लाइन से इसको जोड़ सकते हैं, जैसे प्लेट से आप जोड़ सकते हैं। फिर आपका है निमेटोडा। निमेटोडा जो है ये भी त्रिकोरक जंतु होते हैं, इनमें भी द्विपार्श्व संमति पाई जाती है। लेकिन इनका जो शरीर होता है वो चपटा नहीं होता, इनका शरीर जो है वो बेलनाकार होता है। ये इनमें और ऊपर वाले में आपका जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। और इनमें ऊतक भी पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूरी तरीके से इसमें विकसित नहीं होता है। अधिकांश जितने परजीवी होते हैं ना वो आपके निमेटोडा में आते हैं। परजीवी के तौर पर ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं में रोग फैलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका गोल कृमि इसी में आता है, गोल कृमि। अब गोल कृमि इसका आकार ही नाम से ही समझ में आ रहा है, गोल यानी कि थोड़ा सा बेलनाकार टाइप का है, ऐसे समझिए। जरूरी नहीं चीजों को आप सब रटिए, चीजों को समझने का भी प्रयास करिए कि कैसे उसके एग्जाम्पल को हम जो है उसकी डेफिनेशन से जोड़ सकें। उसके अलावा आपका फाइलेरिया आता है। फाइलेरिया जो होता है वो जो रोग होता है, इसमें होता क्या है, जो पाँव होता है वो एकदम फूल जाता है, हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं। तो वो भी कैसा आकार हो जाता है, वो भी बेलनाकार हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना चीजों को। तो उसमें भी फाइलेरिया को आप निमेटोडा से जोड़ सकते हैं। तो फाइलेरिया जो कृमि है वो भी इसी में आता है। पिन कृमि जो है वो भी इसी में आता है। ये सब आगे कृमि लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना अधिकतर जितने परजीवी रोग फैलाने वाले हैं सब इसी में आ जाते हैं। निमेटोडा हो गया। फिर आपका बात करते हैं अगले की, जो कि है एनेलिडा। एनेलिडा जो है इसमें वास्तविक देह गुहा जो है वो भी पाई जाती है, और इनका जो वास्तविक अंग होता है वो शारीरिक संरचना में ही होता है। एनेलिडा की बात करें तो ये जो है संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र इनमें पाया जाता है, और जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं एनेलिडा। एग्जाम्पल आपका जैसे कि केचुआ हो जाता है, इसमें आता है।
और आपका क्या आता है, जोंक आता है। ये सब आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले 5 की। छठा नंबर है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, यहां से क्वेश्चन आता है सबसे पहला, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, मैंने बताया था ना पादप जगत में भी क्वेश्चन आया था एक, कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा था। तो वैसे ही यहां से भी क्वेश्चन आता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और द्विपार्श्व सममिति मैंने बताया था ना कि शरीर का दायां और बायां भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर जो है वो खंड युक्त होता है। इस चीज को समझिए, खंड युक्त। इसको आप जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आपका आर्थ्रोपोडा में। और जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, तो देह गुहा जो होती है वो इसमें रक्त से भरी रहती है। तो ब्रैकेट में मैंने देह गुहा लिखे दे रहा ताकि आप समझ जाएं। देह गुहा जो है वो आपकी रक्त से भरी होती है। रुधिर जो होता है वाहिकाओं में नहीं बहता है इसमें। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और इनमें एक विशेषता ये भी है कि जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। जुड़े हुए पैर। अब एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आप हर जगह देखते हैं वो है मक्खी। मक्खी में ये सारी विशेषताएं आप रख के देख लीजिए। जुड़े हुए पैर होते हैं उसमें, खुला परिसंचरण तंत्र होता है आपका। और आपके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसको हम सारी चीजें रफ कर रहे हैं, केवल एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका मक्खी हो जाएगा, और आपका झींगा हो जाएगा, और आपका तितली हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस संघ में आता है। या और आपका मकड़ी हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, केचुआ इसमें आ जाता है। केचुआ हमने देखा था एक किसी और संघ में भी। और इसकी भी विशेषता होती है कि शरीर खंड युक्त होता है ना, तो केचुआ इसमें आता है। काकरोच आपका जो है वो आता है इसमें। मच्छर भी इसी में आता है। मक्खी मच्छर दोनों ही आ जाते हैं इसमें। और भी ऐसे बहुत से हैं, पर ये जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं आपका मोलस्का। मोलस्का की बात करते हैं तो इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है, शरीर में थोड़ा सा विखंडन भी होता है। और अधिकांश जो मोलस्का जंतु होते हैं उनमें कवच पाया जाता है। इनकी सबसे मुख्य विशेषता के तौर पर आप क्या याद रख सकते हैं, कवच पाया जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल घोंगा, आपने देखा होगा घोंगा जो है वो ऊपर से कवर टाइप का रहता है। सांप, सीप, सांप नहीं, सीप जो है आपका वो भी ऐसे आ जाए। ये सब समुद्र के किनारे मिलते हैं। तो इनमें खुली संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। ये विशेषता याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं आपका जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, ये जो जंतु होते हैं इनकी त्वचा कांटों से ढकी होती है। इनमें देखिए अलग अलग अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें ही बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो आप कर ले जाए, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इकाइनोडर्मेटा को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। उतना हम फिर नहीं यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जो एकदम खास खास चीजें हैं वो। तो जंतुओं की जो त्वचा होती है कांटों से ढकी होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है, जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्टार फिश जैसे आप याद रख सकते हैं, स्टार फिश। और समुद्री अचिन्ह जो है वो भी इसी में आता है। अगला देखते हैं आपका प्रोटोकार्डेटा। ये जो है आपका, बाकी सभी पुरानी जो है वो इसमें विशेषता होती है, जैसे द्विपार्श्व सममित,
त्रिकोरिक, देहगुहा, ये सारी विशेषता होती हैं। कुछ अन्य अतिरिक्त संरचनाएं जो होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, ये आप याद रख सकते हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है, इनके जो लक्षण होते हैं जीवन की कुछ अवस्थाओं में इनमें निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। समुद्री जो जीव जंतु है वो इसमें आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बेला नागलोनस और आपका एम्फियोक्सस वो भी इसी में आता है, तो वो याद रख सकते हैं। फिर आपका बचा हमारा लास्ट, जो कि है वर्टिब्रेटा, जिसको हम कशेरुकी भी जो है वो कहते हैं। ये जो जंतु होते हैं इनमें वास्तविक मेरुदंड होता है, अंतः कंकाल पाया जाता है। इनके कारण, इस कारण आप कह सकते हैं जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियां कंकाल जो है इनसे जुड़ी होती हैं, जो इनको चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेटा जो है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला आपका भाग है जो कि है मत्स्य। दूसरा आपका जो है वो है आपका जल स्थलचर, जल स्थलचर। तीसरा आपका है सरीसृप। चौथा आपका है पक्षी। और लास्ट आपका है पांचवा स्तनपायी। जो मत्स्य हैं, मछलियां हैं, समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती हैं। त्वचा मछलियों में, मत्स्य में सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती हैं, और इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। और मत्स्य में मतलब ये नहीं कि केवल मछलियां ही आ रही हैं, मछलियों जैसा जो विशेषताएं हैं, जैसे मैंने बताया धारा रेखीय शरीर, वो जो होती हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। और दूसरा आपका जल स्थलचर, ये जो है मत्स्य जो होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, इनमें वृक्क पाया जाता है। श्वसन जो है क्लोम और फेफड़ों के द्वारा होता है। और अंडे देने वाले जंतु होते हैं, जैसे आपका इसमें जल और स्थलचर में मेढक आ जाएगा। सरीसृप जो है ये असमतापी जंतु होते हैं, शरीर इनका भी सल्कों द्वारा ढका होता है, श्वसन इनमें भी फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय इनका सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन अगर आपसे मगरमच्छ पूछा जाए तो 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ जो है वो 4 कक्षीय हृदय जो है वो होता है। और फिर बात करते हैं अंडे देने, तो सरीसृप अंडे देने वाले प्राणी प्राणी में आते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये सभी पक्षी सरीसृप वाले में आ जाते हैं। पक्षी वाले की बात करें तो समतापी प्राणी होते हैं। इनका सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इनका हृदय कितने कक्ष का होता है, तो 4 कक्षीय हृदय जो है पक्षियों में भी होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, जूनियर सुपरटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, साइंस जिन्होंने ली थी उनके पेपर में। 2 जोड़ी पैर होते हैं, आगे वाला जो पैर वाले जो 2 पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका रहता है, श्वसन इनमें फेफड़ों के द्वारा होता है। और इसमें सभी पक्षी वर्ग आ जाते हैं, कौवा, कबूतर, गोरैया, हंस, सभी। लास्ट आपका है स्तनपायी, ये जो है समतापी प्राणी है, हृदय इनमें भी 4 कक्ष होता है। और इस वर्ग के जो सभी जंतु होते हैं उनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले नहीं होते हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चमगादड़, मनुष्य, बिल्ली, चूहा, ये सब आते हैं किसमें? स्तनपायी में। तो मनुष्य भी इसी में जो है वो आता है। तो सारी चीजें हमने बता दी। जंतुओं में ऊतक को हम अलग से नहीं देख रहे हैं, पहले हम बता चुके हैं, नाम हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने पादप जगत में ऊतक अलग से देखे, तो जंतु में एपिथीलियम ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, और तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक होता है। पेशीय ऊतक में आपका ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हिद्द पेशी। ऐच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। अनैच्छिक का एग्जाम्पल जैसे कि आंखें जो है वो पलक झपकनी है तो आप हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। और जो हिद्द पेशी होती हैं वो आपकी हृदय से संबंधित, जिनमें जो ऊतक होते हैं वो जीवन भर लगातार संकुचन और प्रसार होता रहता है, जैसे कि हृदय हमारा धड़कता है। तो ये 4 ऊतक हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, बाकी बहुत डिटेल में हम जो है वो नहीं जा रहे हैं। सारी चीजें आपको बस पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से आप कर जरूर ले जाएं।
तो सारी चीज़ें हमारी हुई समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आज ही की क्लास से मैंने पूछा है। उम्मीद करते हैं सभी का आंसर जरूर आएगा। ए ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, बी ऑप्शन है आर्थोपेडा आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और डी ऑप्शन है एनेलिडा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।